हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट तैयार करके आप सभी को उपलब्ध करवाता हूं, जिससे आप लोगों को परीक्षाओं में बहुत अधिक हेल्प होती है। जैसा कि पिछली सीरीज में हमने MP पटवारी के 33 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं, तो जिनका भी MP पटवारी का टेस्ट बाकी है वह सभी सेट देख सकता है। अब हम माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के प्रैक्टिस सेट सिलेबस के अनुसार आप लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। जिस प्रकार से आपका एग्जाम्स आता है उसी प्रकार से मैंने ये प्रैक्टिस सेट सेट किए हैं। जैसा कि हमारा जो माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का एग्जाम्स होगा उसमें दो भाग रहेंगे, भाग आ और भाग बा। भाग आ में रहेगी 30 नंबर के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन, और भाग बा में जो हमारा स्नातक में मुख्य विषय है उससे 130 नंबर रहेंगे, और उसमें 120 नंबर रहेंगे, और 120 नंबर में उसमें 90 नंबर रहेंगे हमारे मेन सब्जेक्ट के, और 30 नंबर उसमें उसी सब्जेक्ट से संबंधित और पेडालॉजी के लेवल में वह 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस प्रकार हमारा भाग बा 120 नंबर का और भाग आ 30 नंबर का, दोनों दोनों मिला के 150 नंबर का हमारा एग्जाम्स होगा। तो चलिए आज का हमारा माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट 3 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम भाग आ, जिसमें सबसे पहले हम पेडालॉजी के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो पहले मैं थोड़ी जूम इन कर लूं जिससे आप लोगों को अच्छी तरह दिखाई देगा। चलिए, तो भाग आ क्वेश्चन नंबर पहला, डॉट 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 एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। तो वह है बुद्धि, ऑप्शन ए बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 2, सीखने के अंतर्गत इसके फोल्डिंग दर्शाता है, तो यह दर्शाता है सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को, ऑप्शन बी सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को। क्वेश्चन नंबर 3, यह हमारी पेडालॉजी चल रही है जिसके मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं, और इसी प्रकार से हिंदी के 8 क्वेश्चन, यानी कि जिस सब्जेक्ट से 30 नंबर में जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन आने हैं उतने ही मैंने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है? तो वह प्रयास करने लगता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 4, एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करता है, आप उसके चिंतन को किस वर्ग में रखेंगे? तो उसे रखेंगे हम निर्णय चिंतन में, ऑप्शन ए निर्णय चिंतन में। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें डॉट 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 का बीज बोता है। तो वह बोता है समाजीकरण, ऑप्शन बी समाजीकरण का बीज बोता है। क्वेश्चन नंबर 6, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, तो ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी यह समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहार के ये सभी संगठित क्रम कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं स्ट्रीम्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, जब कोई बालक समाज एवं राज्य द्वारा निर्धारित नियमों एवं कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे कहा जाता है, यानी कि बालक करता है तो उसे कहा जाता है बाल अपराध, ऑप्शन ए बाल अपराध। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, तो वह है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन ए प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात
प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक समय में शिक्षार्थियों की में वृद्धि हो जाने से शिक्षा निर्देशन मार्गदर्शन की आवश्यकता बढ़ गई है। तो यह बढ़ गई है व्यक्तिगत भिन्नता होने के कारण। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत भिन्नता होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं जिनके आगे दो निष्कर्ष निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं। आपको मानना है कि कथन सत्य है, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला। सॉरी, पहले इसको जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निश्चित रूप से कथनों द्वारा सही निकाला जा सकता है। यदि कोई हो तो पहले तो हम कथन को पढ़ते हैं, उसके बाद निष्कर्ष को देखते हैं। क्योंकि मैंने बोला था कि 10 क्वेश्चन तो आएंगे हमारे 30 नंबर में, 10 क्वेश्चन आएंगे पेडालॉजी के और एक दो क्वेश्चन आएंगे इसके रीजनिंग के और एक या दो क्वेश्चन मैथ के भी आ सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर की हिंदी और 5 नंबर की इंग्लिश, जो कि मैंने इंग्लिश इसमें शामिल नहीं की है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाती और 5 नंबर की आनी है। लेकिन मैंने जो पिछला प्रैक्टिस सेट डाला था, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, उसमें इंग्लिश सभी सब्जेक्ट लिए हैं, लेकिन इसमें मैंने इंग्लिश को छोड़ दिया है। चलिए, तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। कुछ ऊंट जहाज हैं। तो पहले तो कुछ ऊंट जहाज हैं, यानी ऊंटों को हमें जहाज मानना है। कोई जहाज नाव नहीं है, लेकिन जो जहाज है वह नाव नहीं है। तो ये तो हो गए हमारे कथन। अब देखते हैं निष्कर्ष। कुछ जहाज ऊंट हैं। बिल्कुल, यहाँ जब ऊंटों को जहाज बना दिया है तो जहाज ऊंट भी तो हो सकते हैं, यह भी सही है। कुछ ऊंट नाव नहीं है, तो यह भी सही है क्योंकि यहाँ कहीं नहीं बोला गया कोई जहाज। अगर जहाज नाव होती तो यहाँ कुछ निष्कर्ष निकल सकता था। तो कुछ ऊंट नाव नहीं है, तो यह भी सही है और यह भी सही है, यानी दोनों निष्कर्ष सही हैं। तो इसका आंसर होगा निष्कर्ष एक, यानी निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होंगे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि P, Q, R, S और T साथ बैठे हैं, T एक अंतिम छोर पर है, P T का पड़ोसी है और Q के बाएं से तीसरे स्थान पर है, T के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है? तो यह है Q, ऑप्शन सी। आप लोग वीडियो को रोककर और क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़कर उसको कॉपी पर हल करके देखें। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आप लोगों का की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोगों का साथ में प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट होता जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, 137 मीटर तथा 163 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां समानांतर रेल पटरियों पर एक दूसरे की ओर क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितने सेकंड का समय लगेगा? तो यह लगेगा 12 सेकंड का समय। आप लोग इस क्वेश्चन को भी हल करना। यह बहुत ही, अगर आप लोगों को इसको करना आता है तो यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको भी आप रफ और कॉपी पर वीडियो को रोककर हल करें। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैथ का लिया गया। इसी प्रकार से हमारे एग्जाम्स में आएंगे एक या दो क्वेश्चन, या तो दो क्वेश्चन मैथ के आ जाएंगे या दो क्वेश्चन रीजनिंग के आ जाएगा। हद से हद 4 हो जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि हमारा जीके का क्वेश्चन है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14, भारत की प्रथम बालिका पंचायत किस राज्य के 5 गांवों में शुरू की गई? तो यह की गई थी गुजरात के 5 गांवों में। ऑप्शन ए, गुजरात के 5 गांवों में। क्वेश्चन नंबर 15,
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2005 के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया है टोक्यो को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में क्या स्थान है? तो यह है 43वां स्थान, भारत का 43वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो वह है नेपाल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, अब यहाँ से हमारी हिंदी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ वैसे ही क्वेश्चन लिए हैं जिस प्रकार से आपके एग्जाम्स में आएंगे, क्योंकि हिंदी में एक गद्यांश आएगा और उससे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम गद्यांश को भी पढ़ते हैं और निर्देश को भी पढ़ते हैं। तो निर्देश, प्रश्न संख्या 18 से 21 नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। अभी भी इस बारे में बहुत कम जानकारी है कि आधुनिक कही जाने वाली आज की दुनिया आखिर कैसे संचालित हो रही है। हालांकि प्रत्येक देश के पास इसकी कोई ना कोई आधिकारिक व्याख्या जरूर है कि वे कैसे और किन संदर्भों में आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन इस बारे में मेरा कहना है कि आधुनिकता को समझने के लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर झांक सकें। इससे आपको पता चलेगा कि आधुनिकता की राह पर बढ़ने के लिए समाज को किन चीजों की जरूरत होती है। बेशक आज हर कोई मॉडर्न होना चाहता है, लेकिन आधुनिकता की राह उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी वह मानी जाती है। इसलिए मैं यह बात बार बार कहता हूँ कि पश्चिमी समाज कभी कभी आधुनिक नहीं रहे। पश्चिम के पास एकमात्र उल्लेखनीय चीज है साइंस, जिसमें उसने तरक्की की, लेकिन जिन साइंस टेस्टों के बलबूते वहां आधुनिकता का परचम लहराया जाता है, खुद वे साइंटिस्ट अपने कल्चर में उलझे रहते हैं। उनका यह कल्चर आधुनिकता का झंडा वरदार है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि उनके कल्चर पर दूसरी संस्कृतियों और लोकाचारों का असर नहीं हुआ होगा। अगर यह असर हुआ है तो सिर्फ वही आधुनिक क्यों कहा जाए। तो यह तो हो गया हमारा गद्यांश। अब इसी गद्यांश के आधार पर हमें इन 18 से 21 तक क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो यह जो गद्यांश है आप लोग इसे वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18, लेखक ने किस बात की अस्पष्टता की ओर संकेत किया है? तो लेखक ने आधुनिकता की सही व्याख्या की है, ऑप्शन डी। स्पष्टता की ओर संकेत किया है। क्वेश्चन नंबर 19, लेखक के अनुसार आधुनिक होने के लिए क्या जरूरी है? तो लेखक के अनुसार आधुनिक होने के लिए आधुनिकता की निश्चित परिभाषा का होना जरूरी है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, पश्चिमी समाज कभी कभी आधुनिक नहीं रहे, लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो ऐसा इसलिए कहा है लेखक ने कि पश्चिमी समाज यह नहीं जानता कि आधुनिक का अर्थ क्या है और कौन सी चीजें समाज को आधुनिक बनाती हैं। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, लेखक इस गद्यांश में क्या कहना चाहता है? तो लेखक इस गद्यांश में विज्ञान में उन्नति करना ही आधुनिक होने का मानदंड नहीं है, यह कहना चाहता है, ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाने के लिए क्या जरूरी है? तो भाषा की कक्षा में लोकतांत्रिकता बनाने के लिए स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना जरूरी है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उपरोक्त वाक्य में यहाँ पर थोड़ी अंडरलाइन करना भूल गया इस क्वेश्चन का। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उपरोक्त वाक्य में लेखांकित शब्द का सही व्याकरणिक परिचय क्या है? तो यह एक सर्वनाम है, क्योंकि जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ किसी का नाम भी कर सकते हैं कि राम यहाँ क्या कर रहे हैं, कर रहे हो या कर रहे हैं, लेकिन किसी के नाम की जगह है।
यानी कि संज्ञा की जगह जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है, इसका शैक्षणिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। तो यह है सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन ए, सामाजिक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 25, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो वह है या वर। ऑप्शन बी, या वर, यानी कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसे या वर कहते हैं। तो हमारे 25 क्वेश्चन भाग आके कंप्लीट हुए। अगर इसमें हम 5 क्वेश्चन इंग्लिश के भी जोड़ देते तो यह 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते, लेकिन इंग्लिश के मैंने जोड़े नहीं है क्योंकि उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, जिससे वीडियो भी बहुत लंबी जाती है और उतनी अच्छे से आप लोगों को मैं समझा भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि अगर अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने इसमें हिंदी को ऐड नहीं किया है। तो हमारा भाग आ कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा भाग वा, जिसमें 120 क्वेश्चन हैं जो कि हमारे मुख्य विषय के क्वेश्चन होते हैं। तो यह 120 क्वेश्चन मैंने विज्ञान सब्जेक्ट से लिए हैं, यानी कि जिन लोगों का मुख्य विषय विज्ञान है उनके लिए यह प्रैक्टिस सेट है। और अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट पर के भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो कमेंट्स कर दें, मैं उन सब्जेक्टों पर भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको बना दूंगा। तो यह 120 जो क्वेश्चन लिए हैं, इसमें 90 क्वेश्चन मैंने साधारण में जो हमारा सब्जेक्ट है उसी से संबंधित है, लेकिन जो 30 क्वेश्चन हैं वह क्वेश्चन यानी कि जो हमारा पेडागोजी है, यानी विज्ञान में जो पेडागोजी होती है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट है तो उसी अनुसार वह पेडागोजी और दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो 30 क्वेश्चन वो भी मैंने इसमें लिए हैं, तो उन क्वेश्चनों को आप जरूर देखें और यह वीडियो जरूर देखें। और अगर यह वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए भागवा स्टार्ट करते हैं। तो भागवा में क्वेश्चन नंबर 31, शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील है। ऑप्शन डी, यह अत्यंत वाष्पशील है। क्वेश्चन नंबर 32, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था चैडविक को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, किस जीव में गुणसूत्रों के एक सेट पर उपस्थित कुल डीएनए कहलाता है? तो वह कहलाता है जीनोम। ऑप्शन सी, जीनोम पर गुणसूत्रों का एक सेट उपस्थित डीएनए कहलाता है जीनोम पर। क्वेश्चन नंबर 34, ध्वनि प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण कानून लागू किया गया है? तो यह किया गया है 2000 में। ऑप्शन वी, 2000 में। क्वेश्चन नंबर 32, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत 0% होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, किस श्रेणी में सभी ऑक्सीकरण स्थितियों में नाइट्रोजन विविध प्रकार की यौगिक बनाती है? तो यह बनाती है -3 से +5। ऑप्शन ए, -3 से +5। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण जल क्या होता है? तो जल होता है सुपोषण। ऑप्शन ए, जल सुपोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल के रेचन से कैंसर हो सकता है? तो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोजन ऑटोमोबाइल के रेचन से कैंसर हो सकता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, सामान्य उर्वरकों में जिन 3 तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वे हैं? तो वह है नाइट्रोजन, पोटेशियम व फास्फोरस। ऑप्शन ए, नाइट्रोजन, पोटेशियम व फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 40, युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी 2 अवस्थाएं हैं? तो युग्मन और प्रतिकर्षण सहलंगनता की 2 अवस्थाएं हैं। ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 41, जीन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं, तो जीन युग्मों में युग्मकों में नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रारंभ किसने किया, तो यह किया था डॉक्टर लालजी सिंह व डॉक्टर वी के कश्यप ने, ऑप्शन डी, डॉक्टर लालजी सिंह व वी के कश्यप ने। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होगी, तो उठाया हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होगी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा संघट्ट अत्यंत क्षतिकारक होगा, तो टक्कर के बाद दोनों कारों की गति शून्य हो जाती है, यह सबसे अधिक क्षतिकारक होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है, ऑप्शन ए, उस स्थान पर शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया है, तो भारत के चंद्र मिशन को चंद्रयान 1 यानी कि चंद्रयान फर्स्ट नाम दिया गया है, ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन वी। यहां थोड़ी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 47, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, ऑप्शन सी, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। क्वेश्चन नंबर 48, द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है, तो द्रव्यमान संख्या का चिन्ह है कैपिटल ए, ऑप्शन ए, कैपिटल ए। क्वेश्चन नंबर 49, रसोई गैस के रिसाव का डॉट 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 को हवा में प्रसार करके आसानी से पता लगाया जा सकता है, तो एथाइल मरकेप्टन को हवा में प्रसार करके रसोई गैस का आसानी से पता लगाया जा सकता है, ऑप्शन बी, एथाइल मरकेप्टन। क्वेश्चन नंबर 50, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है, तो इंद्रधनुष की रचना जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, धारा वाहक चालक का संबंध किससे होता है, तो धारा वाहक चालक का संबंध चुंबकीय क्षेत्र से होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है, तो बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन डी, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 53, नाभिकीय बल है, तो नाभिकीय बल है लघुपरासी आकर्षण बल, ऑप्शन बी, लघुपरासी आकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 54, लेप्रोसिवेसिलस का आविष्कार किया था, तो लेप्रोसिवेसिलस का आविष्कार हेनसेन ने किया, ऑप्शन सी, हेनसेन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 55, टेमीफ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है, तो टेमीफ्लू इन्फ्लुएंजा के लिए एक प्रमुख औषधि है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56, पर्णपाती वृक्ष, तो पर्णपाती वृक्ष अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराते हैं, ऑप्शन सी, पर्णपाती वृक्ष अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे। क्वेश्चन नंबर 57, कैजुराइना एक मरूद भेद है, ऑप्शन बी, कैजुराइना एक मरूद भेद है। क्वेश्चन नंबर 58, आमतौर पर ब्लैक मोल्ड किसका नाम है, तो राइजोपस का नाम ब्लैक मोल्ड है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59, जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है, तो तब हाइड्रोजन गैस और लोह क्लोराइड तैयार होता है, ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस और लोह क्लोराइड तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 60, जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर मिलीग्राम वटे लीटर में है, तो यह है 4 से 6 मिलीग्राम लीटर, ऑप्शन ए, 4 से 6 मिलीग्राम वटे लीटर में।
क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, आवासीय क्षेत्रों के लिए परिवेशी शोर मानक दिन व रात्रि हेतु क्रमशः है। तो वह है 55, यानी कि दिन में 55 डेसिमल और रात्रि में 45 डेसिमल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, ग्रेगर जॉन मेंडल प्रसिद्ध हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल प्रसिद्ध हैं अनुवांशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए, ऑप्शन बी, अनुवांशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 64, मानव त्वचा का रंग बनता है। तो मानव त्वचा का रंग बनता है मेलेनिन से, ऑप्शन डी, मेलेनिन से। क्वेश्चन नंबर 65, जन्म के बाद मानव के उस ऊतक जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो जन्म के बाद मानव की तंत्रिका कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 66, अतरंग अंगों का अध्ययन है। तो अतरंग अंगों का अध्ययन है स्प्लेनक्लोलॉजी, ऑप्शन डी, स्प्लेनक्लोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 67, बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68, किसका प्रयोग करके कठोर जल और मेदु जल की पहचान की जा सकती है? तो साधारण साबुन का प्रयोग करके कठोर जल व मेदु जल का पता की पहचान की जा सकती है या पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो सेल्यूलोज एक प्राकृतिक बहुलक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, अंडा मेदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? तो इसमें एक प्रोटॉन बच जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो प्रोटॉन बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, फेन प्लावन पराक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है सल्फाइड अयस्क के लिए, ऑप्शन ए, सल्फाइड अयस्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 73, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और गमन में आवश्यक तत्व होता है। तो वह होता है कैल्शियम, ऑप्शन सी, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 74, असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं। तो निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? तो इसमें होगा दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, ऑप्शन सी, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75, सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी मानी जाती है। तो वह मानी जाती है आर्की ऑप्टेरिक्स, ऑप्शन सी, आर्की ऑप्टेरिक्स। चलिए, तो मैंने इसमें 30 नंबर भाग आके भी कंप्लीट किए हैं और 31 से 75 भाग वाके भी क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और बाकी हम 76 से 150 तक बाकी के क्वेश्चन हम वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं इतने सारे क्वेश्चन लेता हूं तो आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, जिससे आप लोगों को भी उसमें समस्या होती है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाती है। तो इसको अब मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, जिससे आप लोगों को देखने में भी आसानी होगी और आप लोग परेशान भी नहीं होंगे। तो 100 यहाँ 75 तक हम पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट करेंगे और 76 से 150 तक पार्ट सेकंड में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए
अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही नए नए प्रतिदिन नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। तो चलिए, ये हमारा पार्ट 1 हुआ। पार्ट 2 हम अगले अगले वीडियो में पार्ट 2 को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार हमारा 2 पार्ट में प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।